जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस कोचिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला क्लास, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्लास है। और ये जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक भारत का क्लास का जो है सो पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए ही स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इससे मोटिवेट होकर के हम और भी आगे वीडियो बनाते रहें। तो आज का पहला सवाल है आपके सामने में यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बोल रहा है यहाँ पे पहली भारतीय महिला। यहाँ पे एक ठो सवाल और आता है कि पहली महिला, भारतीय नहीं लगल रहेगा, उसमें पहली महिला रहेगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहली भारतीय महिला लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें से आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला है एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, उसी को बताया गया है कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना कि अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के दौरान है ना इस पद पे नियुक्त गई थी, यानी कि अध्यक्ष बनी थी। तो देखिए, यहाँ पे जो है मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये रहेगा कि जो क्वेश्चन रहेगा ना उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। नहीं तो होता ये है कि अदर अदर इन्फॉर्मेशन देने से कि विद्यार्थी लोग जो मेन क्वेश्चन रहता है उसको भूल जाते रहता है, जो अदर क्वेश्चन रहता है उसको भी अच्छा से नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो पढ़ाने का यानी कि लेक्चर लेने का स्टाइल जो रहेगा यही रहेगा कि जो क्वेश्चन रहेगा उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा वही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ए 1855, बी 1877, सी 1875, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1875। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे, तो 1875 में किए थे। तो ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे, या इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, डिटेल में कहा गया ना कि स्थापना कब हुआ था, तो कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सो 10 अप्रैल 1875 को। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ, बम्बई। अब क्या कहा जाता है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, दयानंद सरस्वती 1875 और आर्य समाज और मुंबई या बम्बई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आर्य समाज की स्थापना का, तो कह रहा है एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन था। ये जो था आर्य समाज का एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन। एक ईश्वरवादी मतलब क्या होता है कि एक ईश्वर को मानने वाला, कि जो एक ईश्वर को मानता है। कह रहा है इसका उद्देश्य वेदों के अधिकार को पुनः स्थापित करना था, यानी कि जो वेद का जो अधिकार था, यानी कि जो वेद का जो वैल्यू था, इम्पोर्टेंस था, उसको दोबारा से स्थापित करना था, जिससे यह ईश्वर द्वारा प्रकट मान्य है ना सत्य मानता था। यानी कि ये माना जाता था कि वेद जो है सो ईश्वर द्वारा प्रकट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे सी। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सर्व है ना क्या है, सर्व परिसत्ता की नीति किसने दी थी। सर्व परिसत्ता का नीति किसने दी थी। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर का है कि पता है ना कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है सो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है 1813 से 1823 तक जो है सो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं, आगे में दिया ही होगा। कह रहा है सर्वोपरि सत्ता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी, जो 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इस नीति के तहत कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी कि कंपनी का मानना था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और भारतीय राज्य से उसकी शक्ति अधिक है, यानी कि भारत का जो राज्य है और राजा है वहाँ पर का उससे शक्ति अधिक है। ठीक है, तो इसी को आप समझ सकते हैं। अब अगला लाइन में कह रहा है कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्यों पर कब्जा करने या विलय करने को उचित ठहराया। कह रहा है कि देखो हम अपने हित के लिए, अंग्रेज बोल रहा था, हम अपने हित के लिए अगर किसी भारतीय राज्य पे कब्जा कर लेते या विलय मतलब उसको अपने में मिला लेना, तो दोनों एक ही चीज़ हो गया ना, उसको उचित ठहराता है। कह रहा है कि ये सही है, वो डायलॉग हो गया ना कि क्या कहते रहता है प्यार में, है ना, इश्क और धोखा दोनों जायज़ है, जंग में, हाँ जंग में इश्क और धोखा दोनों जायज़ है, तो वही बात कह रहा है। चलिए खैर आप लोग जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी कि भारत का जो पहला प्रमुख समाचार पत्र था बंगाल गजट वो किस वर्ष शुरू किया गया था। आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है 1780, 1770, 1700 नहीं 1857, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तब बंगाल गजट जो है सो आपको 1780 में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आप यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे, कह रहा है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था, जो कि 1780 में शुरू किया गया था। यह एक साप्ताहिक और अंग्रेजी अखबार था जिसे आयरिशमैन यानी कि आयरन है ना आयरलैंड का था, जिसे है ना कह रहा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यानी कि जेम्स हिक्की भी याद रख सकते हैं, ने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में बन गया है, वहाँ से शुरू किया। तो देखिए मेन आपको मेन टॉपिक क्या था, मेन था कि बंगाल गजट कब शुरू हुआ, तो 1780 में। कैसा था, तो साप्ताहिक पत्र था और अंग्रेजी अखबार था। कौन किया था शुरू, तो जेम्स हिक्की ने, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कहाँ से किया था, तो कलकत्ता से किया था। तो ये 4-5 बात इससे रिलेटेड रखिएगा। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जो क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा सवाल बस उसी से बात किया जाएगा, नहीं तो इधर उधर बात करने से, दूसरे क्वेश्चन से जाने से क्वेश्चन भटक जाता है। ठीक है, वो कहता है ना जिस गली जाने का नहीं वो गली नापने का नहीं, तो वही बात है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 5 है आपका, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था, इसका उद्देश्य क्या था। यानी कि देखिए क्या है, कह रहा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था, प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। ये क्या है, विधवा विवाह को प्रोत्साहित देना, या लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, या बाल विवाह का निषेध करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल विवाह को निषेध करना, यानी कि प्रतिज्ञा आंदोलन जो था सो बाल विवाह को निषेध करने से रिलेटेड था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इसका डिटेल है आपको, करा ना यहाँ पे इंडियन ने है ना इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा शुरू किया गया प्रतिज्ञा आंदोलन का उद्देश्य बाल विवाह को निषेध करना था, यानी कि निषेध मतलब रोकना, बंद करना, कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, करा इस आंदोलन ने लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ लेने के लिए प्रतिज्ञा की कि कहा खाओ कसम कोई नहीं बाल विवाह करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिले है एम जी रनाडे और रघुनाथ राव ने
87 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। इसे भी बात देख लीजिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। कौन किया था? तो एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1848 से 1856, 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके सामने है यहाँ पे ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे 1848 से 1856 के बीच। तो चलिए इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। करा नहीं यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति लागू की थी। ठीक है, डलहौजी ने। तो ये भी सवाल आप यहाँ पे रख सकते हैं, व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था? तो 1848 से 1856, यानी कि 8 चल रहा है ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार घटना के समय भारत का वाइसराय कौन था? ये सारा का सारा एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो है सारा का सारा जितना भी सवाल आप देख रहे हैं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे टीचर वाला हो चाहे मेंस वाला बीपीएससी हो, सारा का सारा एग्जाम पूछा गया, एकदम वीवीआई सवाल सब है। ठीक है, तो कहाँ चल गया? ये था अपना लोग का क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन था भारत का वाइसराय? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आपके सामने में है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय यानी कि नरसंहार के समय। तो चलिए अब इसके डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका डिटेल कह रहा है यहाँ पे कि है ना, इसका समय काल क्या था? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। देखिए पहला पॉइंट, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। और वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और इसका कार्यकाल कब था? तो 1916 से 1921। तो देखिए 1916 से 1921 था, तो 1919 तो इसके बीच में ना आता है, तो इसलिए वही हो गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने भारत के वाइसराय रहे थे। इस घटना के कार्यकाल यही था, बात कर रहा है। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट, इसी के कारण तो हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम 1919 जैसे अन्य महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट जो है के समय जो है कौन थे वाइसराय? तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के समय वाइसराय कौन थे? तो उसका भी हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो याद रहेगा। तो चलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8। कह रहा है बंगाल की सेना के है ना सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, तो सीधा सीधी से पूछ रहा है 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, तो आपके सामने में है 5 ऑप्शन। पहला है यानी कि कौन है? बुरहान उल मुल्क, उसके बाद है असादत अली खान, उसके बाद सी में है आपको बहादुर शाह जफर, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो चलिए इसका बहादुर शाह जफर यानी कि 10 मई 1857 का जो मेरठ में विद्रोह हुआ था बंगाल में, सो उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए तो इसका डिटेल से पढ़ ले। देखे करा ना, 10 मई 1857 को जब मेरठ में विद्रोह हुआ था तब मुगल सम्राट कौन थे? तब बहादुर शाह जफर थे। कह रहा है मेरठ से विद्रोह के समय यानी कि मेरठ के विद्रोह से है ना सैनिक जो है उसके बाद कहाँ चल गए? दिल्ली चल गए। और दिल्ली में उन्होंने सैनिकों ने
मतलब कि जो भी विद्रोही सब थे सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, तो याद रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं विरोधी कानून, कौन सा है, धुआं विरोधी कानून पारित किया गया था। तो क्या कब पारित किया गया था? तो ये है आपका सामने में, आपके सामने यहाँ पे 5 ऑप्शन। 1863 मुंबई में, उसके बाद बी में है 1863 कलकत्ता में, उसके बाद है सी में 1800 कितना है 1868 दिल्ली में, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बता सकते हैं आप? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1863 कलकत्ता में। ठीक है, तो चलिए याद हो जाए, यानी कि ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में फिर से ही रिपीट करेगा ही करेगा। तो धुआंधार विद्रोह कानून कब पारित हुआ तथा 1863 में। तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है ना, भारत में पहला धुआंधार विरोध अधिनियम जो है 1863, यानी कि कलकत्ता था उसमें, अभी कलकत्ता में पारित किया गया। कह रहा है इसे द कलकत्ता एंड, कह रहा है द कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंस एक्ट, है ना, स्मोक एंड न्यूसेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर ये पूछ देगा कि द कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंस एक्ट, तब पर भी यही चीज़ हो जाएगा, धुआं विरोधी कानून 1863 कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो 10वां सवाल आज का अंतिम सवाल है, यानी कि ओवर का लास्ट बॉल है। तो चलिए खेलते हैं बढ़िया से। कह रहा है भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है और हमको लगता है ये पहले भी हो चुका है सवाल। चलिए फिर भी कोई नहीं, लेकिन भाषा चेंज करके किया है। भारत में पहला छापा खाना किसने स्थापित किया है? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डच्चों ने, एक से अधिक, इनमें से कोई ने। तो किसने किया है तो बता सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ खलनायक, यानी कि पुर्तगालियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं आप। कह रहा है भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, बरखुरदार, कब किया था? तो 1856 में। कहाँ किया था? तो गोवा में। तो इस बार पूछा है किसने किया था, तो पुर्तगाली ने। अगला बार पूछ देगा कब किया था, तो 1856 में। फिर कभी पूछ देगा कि उसको मन हो जाए चलो पूछ लेते कि कहाँ किया था, तो गोवा में किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य पूछ देगा, कहेगा धार्मिक पुस्तकों को छापना था ताकि धर्म का सभी को ज्ञान मिल सके, यानी कि वो अपना क्रिश्चियन वाला जो है ईसाई धर्म को पहुंचा सके, भारत में हर एक जगह फैलाया जा सके। ठीक है, तो हो गया। तो इसी तरह से करते रहेगा, जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको करते रहेगा, है ना। बैठ करके रहने से कुछ नहीं है, जो भी काम करते आप उसको करते रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए, है ना। कहते रहता है ना, न दुख न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तब भाई साहब आग रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ये आपको यहाँ पे टेलीग्राम हो गया, पीडीएफ लेना होता है टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, और ये आपको व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और इसको कृपया करके इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब और भी इस चैनल पे डाला जाएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदा ही पहुंचाएगा, और भी बहुत सारा टॉपिक जो रहेगा इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।